हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्ताफ और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लर्न कोडिंग में। आप इस वेब पेज को ध्यान से देखिए, ये बड़ा ही खूबसूरत सा वेब पेज है। मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ एनिमेशंस दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे ये मून इस लैंड में आकर के छिप जा रहा है। अगल बगल जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे वो साइड बाय साइड होती चली जा रही है, जैसे मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो आप यकीन जानिए, इस तरह का वेब पेज बनाना बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली इसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस वेब पेज को गिटहब पे कैसे फ्री में होस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ मून सिटी। इस फोल्डर को मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ VS कोड और हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स ऐड कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ index.html, स्टाइलिंग के लिए style.css, main.js। मैंने ये 3 फाइल बना दी हैं। अभी हम लोग HTML पेज पे काम करेंगे सबसे पहले, और उसके लिए हमें एक एक्सटेंशन की ज़रूरत है जिससे हमारा डेवलपमेंट थोड़ा सा फास्टर हो जाता है। उस एक्सटेंशन का नाम है लाइव सर्वर। आप सिंपली यहाँ पे जा करके सर्च कर सकते हो लाइव सर्वर। आप इसे इंस्टॉल कर लें। इससे होगा ये, आप जैसे ही एलिमेंट आप अपने HTML पेज में ऐड करोगे, आपको साइड बाय साइड ब्राउज़र में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट कर देंगी। तो इससे आपका डेवलपमेंट थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। आप जैसे ही इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे, आपके पास ये एक आइकन यहाँ आ जाएगा गो लाइव का। मैं इस पेज को करता हूँ क्लोज। मैं अपने HTML पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पर HTML का बॉयलर प्लेट को लोड करता हूँ। बॉयलर प्लेट को लोड करने के लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क दे करके जैसे हिट करेंगे एंटर को, तो यहाँ पे एक टेम्पलेट लोड हो जाएगा। यहाँ पे एक टाइटल दे देते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ मून सिटी। उसके बाद आप जैसे ही इस गो लाइव वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा, आपका लाइव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस विंडो को राइट साइड में स्टैक कर देता हूँ और VS कोड को लेफ्ट साइड में स्टैक कर देता हूँ। अभी आप देखें, जैसे मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐड करता हूँ, लेट से मैंने एक H1 टैग ऐड किया और यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अभी यहाँ पर मैं लेट से कोई और एलिमेंट ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड किया एक पैराग्राफ टैग और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, और जैसे ही सेव करूँगा ये चीज़ें आपको यहाँ पे तुरंत यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, इससे हमें डेवलपमेंट करने में आसानी होती है। तो फिलहाल के लिए जो कुछ भी लिखा हुआ मैं इसे हटा देता हूँ। अभी आइए एक बार फिर से उस वेब पेज को एनालाइज करते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लोगो है लर्न कोडिंग के नाम से। ठीक है, यहाँ पे एक नैप बार है, उसके साथ ही यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, कुछ इमेजेस हैं। इससे स्क्रॉल करते ही ये जो बिल्डिंग है लेफ़्ट वाली, वो लेफ़्ट साइड चली जा रही है, राइट वाली बिल्डिंग राइट साइड चली जा रही है। ये जो टेक्स्ट है हमारा इस ग्रास के अंदर चला जा रहा है, और मून जो है इसके पीछे हाइड हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, इस साइड राइट साइड में हमारे जो स्क्रॉल बार है, जो हमारा ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल बार होता है, उसे भी हमने कस्टमाइज करके यहाँ रखा हुआ है। तो हम लोग वो भी सीखेंगे कि आप अपने स्क्रॉल बार को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके साथ में जैसे ही नैव बार के मेन्यू पे होवर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो इसके बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे उसे लिख लेते हैं एक जगह, और उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ layout.txt। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए था। हमारे पास एक लोगो होना चाहिए, उसके साथ ही हमारे पास एक मेन्यू होना चाहिए। मेन्यू के अंदर कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज। इन सब को मिला करके हमारा एक नैप बार बनता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक हीरो सेक्शन है और उस पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। हीरो सेक्शन में हीरो के अंदर बहुत सारे इमेजेस हैं, और उसके नीचे, और इसे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और हेडिंग है और उसका कुछ कंटेंट है। ठीक है, तो एक और सेक्शन हमें बनाना पड़ेगा, कुछ हेडिंग होगा, उसका कुछ कंटेंट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो आइए एक पहले बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले हमें नैप बार बनाना है, जहाँ पे लोगो होनी चाहिए और मेन्यू होना चाहिए। और हेडर नाम का एक टैग ले लेते हैं। H1 के अंदर लिखता हूँ मैं लर्न कोडिंग। ये हमारा हो गया लोगो, और यहाँ पर हमारे पास एक नैप बार है। इसके अंदर हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। ये हमारा मेन्यू बार रेडी हो गया। इसे सेव करते हैं। हमने जो CSS का पेज बनाया हुआ है style.css, आइए उससे पहले लिंक कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग लिखेंगे लिंक CSS और CSS फाइल का नाम। CSS फाइल का नाम है style.css है, इसलिए हमने यहाँ पे style.css ही रखा है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा स्टाइलिंग इसका करते हैं। हम लोग यहाँ पर सेट कर लेते हैं, जो भी मार्जिन है डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है ब्राउज़र के द्वारा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि उसका एडवांटेज ले, हम लोग खुद का सब कुछ सेटअप करना चाहते हैं, इसलिए मैं मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देता हूँ। बॉक्स साइजिंग भी मैं चेंज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। मैं लिस्ट स्टाइल को कर देता हूँ नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट के जो स्टाइल थे वो चले गए हैं।
टेक्स्ट के अंदर जो डेकोरेशन हो रखा था अंडरलाइन करके जो आ रहा था वो भी जा चुका है। हमें एक फ़ॉन्ट फैमिली भी सेट करना चाहिए। तो आइए एक अच्छा सा फ़ॉन्ट उठा लेते हैं गूगल फ़ॉन्ट से। आप इस साइट पे जाएं fonts.google.com पे, आपको यहाँ पे ढेर सारे फ़ॉन्ट मिलेंगे फ्री में, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ पॉपिंस को। पॉपिंस में से आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए होंगे आप यहाँ पर प्लस वाले आइकन में क्लिक करके उन फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा कि किस तरह से आपको इसे अपने CSS के अंदर इंपोर्ट करना है। आप इसे कॉपी वाले आइकन पे क्लिक करके कॉपी कर लें और अपने VS कोड में जा करके जहाँ भी आपका HTML का हेड है वहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। अब इसने यहाँ पे ये भी बता रखा है कि आप इस फॉन्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, अपने स्टाइल वाले पेज को ओपन करके मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं लगता इस पेज की अब ज़रूरत है, मैं इस पेज को क्लोज कर देता हूँ। हमारे चैनल पे CSS का ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। अगर आप इन चीज़ों को डेप्थ में समझना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके CSS को और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं डिटेल में। आप कुछ स्टाइलिंग बॉडी के लिए कर लेते हैं। कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। कलर वाइट हो गए हैं, बॉडी में जितने भी टेक्स्ट आएंगे उन सब का कलर अब वाइट ही रहेगा और जो बैकग्राउंड है आप देख सकते हैं ये ब्लैक हो चुका है। ये जो है अभी भी ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ उसका भी कलरिंग चेंज कर लेता हूँ। कलर को मैं कर देता हूँ वाइट, उसका कलर भी वाइट हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले अपने नैप बार को ठीक करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होता है कि हमारे जितने भी सब एलिमेंट हैं, ठीक है, वो एक ही रो में आ जाती हैं। यहाँ पे आप कुछ चाहें तो स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ गैप, मैं सेव करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गैप भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडर के अंदर ये दोनों एलिमेंट हैं H1 एंड UL। तो हेडर को हम लोग करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें एक ही रो में आ गई हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि होम जो है वो ऊपर साइड में हल्का दिख रहा है और लर्न कोडिंग जो है वो चूँकि बड़ा है इसलिए पूरा प्रॉपर साइज लिया हुआ है। मैं चाहता हूँ ये अलाइन हो जाए सेंटर में। अलाइन आइटम सेंटर करते ही मैं इसे जैसे ही सेव करूंगा आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें एक लाइन में एकदम प्रॉपर तरीके से आ गई हैं। इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए। मैं चाहता हूँ लर्न कोडिंग लेफ्ट में रहे और ये जो हमारा मेन्यू बार है वो राइट में आ जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट का। मैं यहाँ लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। हमें बीच में स्पेस चाहिए ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्पेस बिटवीन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक स्पेस देखने को मिल रही है बीच में। स्पेस अराउंड करने के बाद आप देख सकते हैं मैं लेफ्ट और राइट में कुछ स्पेसिंग देखने को मिल रही है। मैं लिखता हूँ एंकर टैग पे जब भी होवर किया जाए तो बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दो। अभी देखिए मैं जैसे ही होवर कर रहा हूँ ना तो इसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर आ गया है। तो एंकर टैग में कुछ पैडिंग सेट करते हैं। लेट से मैंने यहाँ लिखा पैडिंग। अभी जो 4px मैंने यहाँ लिखा है ना ये चारों तरफ हो जाएगी। 4px लेफ्ट राइट अप डाउन। अगर मैं यहाँ दो वैल्यू डालता हूँ 4px एंड 8px, टॉप बटन में 4px हो जाएगा और लेफ्ट राइट में 8px की पैडिंग उसे मिल जाएगी। अभी मैं होवर करूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से पैडिंग आ रही है। तो बॉर्डर रेडियस, अभी इस पर होवर करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एक हमें बॉर्डर देखने को मिल रहा है। होम के अंदर पहले से ये बैकग्राउंड सेट किया हुआ है। यहाँ पर मैं HTML वाले के अंदर फर्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे क्लास सेट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ एंकर टैग क्लास एक्टिव। मैं इसे जैसे ही सेव करता हूँ तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। ऑलराइट, अभी ना यहाँ पे पोजीशन इसका एब्सोल्यूट सेट कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन रिलेटिव रहता है लेकिन मैं इसे एब्सोल्यूट कर देता हूँ और इसे स्टैक कर देता हूँ टॉप पे। मैं लिख देता हूँ टॉप 0 लेफ्ट 0 और साथ ही मैं इसका विड्थ कर देता हूँ 100%। जेड इंडेक्स मैं इसे कर देता हूँ 1000। अभी देखिए इसमें कुछ और चीज़ें बची हुई है। जैसे आप देखेंगे मैं इसे होवर कर रहा हूँ तो एक ट्रांजिशन मिल रहा है। ये जो बैकग्राउंड कलर सेट हो रहा है ना ये हल्का हल्का धीरे धीरे आ रहा है और हटाने के बाद धीरे धीरे जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग ट्रांजिशन भी सेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकंड का वो टाइम ले और मैं यहाँ कर देता हूँ एज। मैं जैसे इस पर होवर करूंगा ना तो धीरे धीरे एनिमेशन आएगा, धीरे धीरे जाएगा। अब आइए ये हीरो वाले सेक्शन को हम लोग बनाते हैं। अभी देखिए इसके अंदर जो भी इमेजेस हैं वो सारे इमेजेस को मैंने एक फोल्डर के अंदर कलेक्ट कर लिया है। ये रहा मेरा इमेजेस का फोल्डर। इसके अंदर वो सारे इमेजेस हैं जो वहाँ पे यूज की गई हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। ये स्काई है हमारा, ठीक है, स्टार्स हैं, ये अर्थ है, ग्रास हैं, ये सारे कुछ यहाँ पे हैं। ठीक है, तो मैं इस इमेज वाले फोल्डर को मूव कर देता हूँ अपने मून सिटी वाले प्रोजेक्ट फोल्डर में। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस नाम का एक फोल्डर अवेलेबल है और इसके अंदर ये सारा का सारा इमेज अवेलेबल है। मैं लिखता हूँ सेक्शन और यहाँ पे लिखता हूँ क्लास का नाम हीरो। चलिए कुछ इमेजेस डाल लेते हैं। इस तरह करके आपको मतलब सारे इमेजेस को लोड कर लेना है यहाँ पे। अभी मैं सेव करूँगा तो आपको यहाँ पे सारे के सारे इमेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, मैं इसे स्क्रॉल कर करके दिखा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये रैप हो जाए, चीज़ें नीचे आए लेकिन राइट में जो स्क्रॉल करने का ऑप्शन है वो चला जाए।
तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टाइल ऐड करेंगे। ओवरफ्लो जो एक्स एक्सिस है उसको मैं कर देता हूँ हिडन। ठीक है, मैं जैसे ही सेव करूँगा ना तो ये जो स्क्रॉल बार है वो चला जाएगा। मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल एस, आप देख सकते हैं वो स्क्रॉल बार हट गया, जा चुका है। यहाँ पे जो हमारा सेक्शन था हीरो सेक्शन, मैं लिखता हूँ हीरो, उसको पोजीशन दे देता हूँ मैं रिलेटिव, और इसका मैं हाइट दे देता हूँ कि जो भी इसकी हाइट होंगी ना वो होगा 100 VH। ठीक है, ओवरफ्लो एक्स हिडन करने के बाद क्या हो रहा है ना कि ये हर एक चीज़ का ओवरफ्लो सेट कर दे रहा है। स्टार मतलब होता है हर एलिमेंट के ऊपर ओवरफ्लो सेट कर दो। मैं चाहता हूँ सिर्फ बॉडी के ऊपर ओवरफ्लो सेट किया जाए, तो मैं इसको यहाँ से कट करके और बॉडी के अंदर सेम चीज़ को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो हमारा नैप बार के अंदर ओवरफ्लो का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा था वो जा चुका है। इसका विड्थ को भी कर देते हैं हम लोग सेट 100%। यहाँ पे हमें एक टाइटल भी देनी है, मैं लिख देता हूँ लेट से मैंने एक पैराग्राफ टैग ले लिया है और यहाँ लिखता हूँ मैं वेलकम टू मून सिटी। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं मून सिटी कहीं नीचे आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये सारे इमेजेस के नीचे दिख रहा है, वो यहाँ पे मून सिटी दिख रहा है। तो मैं स्टाइल में जा करके इसे बताता हूँ कि हीरो सेक्शन के अंदर जितने भी इमेजेस हैं सबको कर दो पोजीशन एब्सोल्यूट, कि एक के ऊपर एक दूसरी इमेजेस तीसरी इमेजेस आते जाएंगी। और आप देख सकते हैं ये स्क्रॉल बार काफ़ी छोटा हो चुका है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा पेज को बड़ा करूँ तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। सिटी लेफ्ट इधर हो गया, सिटी राइट इधर हो गया, ऊपर स्टार्स हैं। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट फिट को कर देता हूँ कवर। चलिए बाकी के भी इमेजेस भी इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चलिए ऐड कर लेते हैं ट्री को। हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो रहेगा टेक्स्ट, और उसके नीचे हम लोग ऐड कर लेते हैं ग्रास को। अभी जो जितने भी हमारे इमेजेस टैग हैं सबको एक आईडी दे देते हैं ताकि इसके ऊपर CSS लिखना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, मैं लिखता हूँ आईडी, और जो भी यहाँ पे इमेजेस है उसी का मैं सिंपली नाम ही दे देता हूँ आईडी के तौर पे। इनके लिए कुछ CSS लिखना है तो हम लोग सिंपली आईडी सिलेक्टर की मदद से किसी पार्टिकुलर इमेज के लिए भी हम लोग CSS लिख सकते हैं। मैं यहाँ करता हूँ कि जो पर्पल लाइट है हमारा पर्पल, और जो मून है उसे मैं करता हूँ मिक्स ब्लेंड मोड स्क्रीन। मैं इन दोनों को ब्लेंड कर लेता हूँ, बट हमें यहाँ पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार HTML को चेक करते हैं। हाँ देखिए, ये जो लिखा हुआ है आईडी पर्पल, ये मैंने गलती से इमेज टैग के बाहर लिख दिया है। ठीक है, बाकी सब में तो सही है, लेकिन इस केस में मैंने इसे गलत लिख दिया। मैं यहाँ से कट करके इमेज टैग के इसे अंदर कर देता हूँ ताकि वो उस इमेज टैग का एट्रीब्यूट हो प्रॉपर। ठीक है, इसे सेव करते हैं। आप अभी देख सकते हैं कि हमारा कुछ इंटरफेस जो ओरिजिनल वेबसाइट था उसके ऐसा कुछ देखने को लग रहा है। यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट इन सारी चीज़ों को अचीव कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट हमने ऑलरेडी लिख रखा है, बट हमें यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसे हम लोग नॉर्मल फ्लो से बाहर ले आते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा कि हीरो के अंदर जो हमारा पैराग्राफ टैग है उसे हम लोग करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी देख सकते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, वेलकम टू मून सिटी। इसे सेंटर में लेकर के आते हैं। सेंटर में लाना बेहद ही आसान है। आप ऐसे कर सकते हैं टॉप 50% और लेफ्ट 50%। अभी ये चीज़ें बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आ गई हैं। अभी इनका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाते हैं और इसका फॉन्ट वेट भी बढ़ाते हैं। मैं लिखता हूँ फॉन्ट वेट और इसे हम लोग करते हैं 800। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, वेलकम टू को ऊपर लिखना है और मून सिटी को नीचे करना है। तो चलिए वो चीज़ भी कर लेते हैं, और यहाँ हम लोग वेलकम टू को रैप कर देते हैं स्पैन टैग के अंदर, और इसके बाद हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इसे ब्रेक। इसे सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं वेलकम टू ऊपर आ गया है, मून सिटी यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो हमने लेफ्ट दे रखा था उसे हटा देते हैं। अभी ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है। हम लोग इस चीज़ को सेंटर में कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन नाम के एट्रीब्यूट से। मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और मैं इसका विड्थ सेट कर देता हूँ विड्थ 100%। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल सेंटर में आ चुकी हैं। अभी हमारा जो ये ऊपर वाला पार्ट है उसका हमें फॉन्ट वेट कम करना है। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ हीरो टैग के अंदर जो पैराग्राफ टैग है उसके अंदर जो स्पैन टैग है उसका जो फॉन्ट वेट है उसे हम लोग करते हैं 300। अभी ना इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इनके बीच में मुझे थोड़ा सा गैप ज़्यादा लग रहा है, मैं गैप कम कर देता हूँ। अभी हमें ना यहाँ पे टेक्स्ट शैडो सेट करना है और ब्लैक दे देता हूँ शैडो। तो अभी आपको इसका शैडो आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका मून सिटी का ना फॉन्ट थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। लेट से मैं यहाँ कर देता हूँ 80 पिक्सल। लाइन हाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 1.1। अभी क्या करते हैं ना, जो हमारा ये पैराग्राफ टैग है इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। मैं यहाँ करता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई
-50%। ठीक है, अभी ये बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, वेलकम टू मून सिटी। अभी मैं यहाँ पर ये क्यों यूज़ किया हूँ, ट्रांसफॉर्म। जब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टॉप 50 यूज़ किया हुआ था तो फिर से मुझे ट्रांसफॉर्म यूज़ करने का क्या ज़रूरत पड़ा। मान लीजिए ये मेरा वेब पेज है रेक्टेंगुलर बॉक्स में। ठीक है, अभी जब मैं इसका टॉप 50 करूँगा ना तो टॉप 50 कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे, और जो भी मैं कुछ कंटेंट लिखूँगा तो टॉप 50 करने की वजह से वो क्या हो जाएगा, उसके नीचे लिखाएगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा वो। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा। तो मान लें हमारा कोई कंटेंट है तो ये अब इसका 50% आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस तरह से। यहाँ पे हमारा जो भी चीज़ें लिखी हुई होगी यहाँ से दिखाई देगी, आपको लगेगा ये थोड़ा सा नीचे साइड में है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और इसके जो पोजीशन है उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। तो अभी क्या होगा, इसका जो टोटल एरिया है ना, इसका 50% वो निकालेगा और इसे अपवर्ड पुश कर देगा ऊपर साइड में, और ये आपका जो बॉक्स है कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट 50% ऊपर की ओर चला जाएगा। ये जो राइट वाला स्क्रॉल बार है ना, उसे भी सेट कर लेते हैं। ये जो ब्राउज़र के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, हम लोग चाहते हैं ये खुद का बनाए, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे वेबकिट का। वेबकिट स्क्रॉल बार, इसका विड्थ जो है उसको सेट कर दो 8 पिक्सल। अभी आप देखिए ये इसका जो विड्थ है ना वो घट गया है और ये इधर आ गया। अभी ये जो आपको ब्लैक इसका जो ट्रैक है ना, ट्रैक का कलर चेंज करते हैं। वेबकिट स्क्रॉल बार ट्रैक बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। अब इसका ना हम लोग थंब का कलर चेंज करेंगे। थंब का कलर, थंब किसे बोलते हैं, ये अगर मान लें कि ये मेरा स्क्रॉल बार है यहाँ से यहाँ तक, तो जिसे मैं होल्ड किया हुआ हूँ ना, होल्ड करके मैं जिसे नीचे ले आ रहा हूँ उसे बोलते हैं थंब। वेबकिट स्क्रॉल बार थंब, बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर देता हूँ ये। अभी आप देख सकते हैं, तो अभी हमारा इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है थंब का, और जो स्क्रॉल बार था उसका बैकग्राउंड कलर हम लोग पर्पल सेट कर दिए। ऑलराइट, इसके नीचे वाला सेक्शन भी बना लेते हैं जहाँ पे हमारा कुछ कंटेंट लिखा हुआ था। वहाँ पे एक हेडर था और उसका कुछ कंटेंट लिखा हुआ था। और चलिए यहाँ पे मैं H2 नाम का हेडर ले लेता हूँ और इसके अंदर कुछ कंटेंट सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक डिव टैग ले लेते हैं जहाँ पे हम लोग अपना कुछ कंटेंट डालेंगे। मैं लिख देता हूँ डिव, और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ के अंदर कंटेंट डाल देते हैं। मैं लिखता हूँ पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे वो हेडर दिखाई नहीं दे रहा है। तो आइए उसे फिक्स करते हैं। जो भी हमारा मेन टैग है उसका पोजीशन कर दो रिलेटिव। 92 क्या हो जाएगा, टॉप और बॉटम में मार्जिन जो हो जाएगा 92 पिक्सल हो जाएगा, और लेफ्ट और राइट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी मैं इसे लिखता हूँ यहाँ पे कि मेन के अंदर जो डिव टैग है उसको कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम। इसमें कुछ गैप सेट कर देते हैं, तो अभी ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। अब हमारा जो मेन टैग था ना उसके अंदर कुछ पैडिंग सेट कर लेते हैं, और जो मेरा हेडर था मेन के अंदर उसका फॉन्ट साइज भी सेट कर लेते हैं। मैं उसके फॉन्ट साइज को कर देता हूँ 40 पिक्सल। मार्जिन बॉटम डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे 24 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज था उसका HTML और CSS पार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब पूरा ही हो चुका है। अगर मैं इस पेज को फुल स्क्रीन में करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ ऐसा ही पेज चाहिए था, लेकिन अब हमें यहाँ पे एनिमेशन वाले पार्ट को ऐड करना है। अभी हम लोगों को हमारा जो जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है उससे लिंक करना होगा हमारे HTML में। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग का। तो मैं नीचे आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ स्क्रिप्ट सोर्स main.js। अब अपने जावास्क्रिप्ट में आते हैं और उसका पार्ट लिखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे जिस एलिमेंट के साथ हमें डील करना है उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट मून इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और मैं यहाँ कर देता हूँ मून। इसके साथ साथ हमें ये राइट वाले बिल्डिंग और लेफ्ट वाले बिल्डिंग के साथ डील करना है। अभी हम लोग यहाँ पर एक इवेंट लिसनर लगाएंगे। इवेंट लिसनर उसे बोलते हैं जब भी हमारा कोई इवेंट फायर हुआ, जैसे हमने क्लिक किया तो क्लिक क्या है, एक इवेंट है। हमने जब इसे स्क्रॉल किया तो स्क्रॉल क्या है, इवेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ये स्क्रॉल हो, ठीक है, तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। मैं करता हूँ विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर। ये दो वैल्यू एक्सेप्ट करता है, पहला इवेंट का नाम और दूसरा जो भी आप यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। आप यहाँ पे कोई फंक्शन भी लिख सकते हो। मैं सबसे पहले इवेंट का नाम लिखता हूँ स्क्रॉल, हमें स्क्रॉल कराना है, और जब भी स्क्रॉल हो तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ लेट स्क्रॉल वैल्यू, स्क्रॉल का जो वैल्यू है विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, कितना स्क्रॉल हुआ है उसका वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसे प्रिंट करा के दिखाता हूँ।
मैं लिखता हूँ console.log। ठीक है, ठीक है, मैं इसका कंसोल ओपन कर लेता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ। मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करूँगा ना, यहाँ पे उसका वैल्यू आपको दिखाई देगा। देखिए स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है वैल्यू। सबसे पहले कितना था वैल्यू, 7, 10, 15, ऐसे बढ़ते जा रहा है। मैं जितना स्क्रॉल करूँगा उसका वैल्यू आपको दिखते जाएगा। दिख रहा है स्क्रॉल करने पे, स्क्रॉल अप करने पे भी, स्क्रॉल डाउन करने पे भी, यहाँ पे ये लॉग होते जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करना चाहता कि क्या वैल्यू है उसका, मैं चाहता हूँ कोई और एक्शन परफॉर्म हो। क्या एक्शन परफॉर्म हो वो यहाँ लिखते हैं। अगर मैं मून का स्टाइल प्रिंट करूँगा ना, तो मून के अंदर जो भी स्टाइलिंग प्रॉपर्टी यूज़ किया गया, जो भी हमने CSS लिखा है, वो सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा। अभी देखिए हम लोग इसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो मून अभी वहीं का वहीं फिक्स है। मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये स्क्रॉल हो, मून हल्का नीचे आता जाए आता जाए आता जाए। तो हम लोग ये कैसे होगा, मून का जो स्टाइल है वहाँ पे टॉप का जो वैल्यू है उसे बढ़ाते जाएंगे तो मून नीचे आता जाएगा। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। ठीक है, मैं लिखता हूँ टॉप का वैल्यू डाल देता हूँ 5 पिक्सल। जैसे ही मैंने 5 पिक्सल डाला ना, हल्का सा मून नीचे आ गया है। अब मैं जैसे जैसे यहाँ पे मून का वैल्यू बढ़ाऊंगा, मैं देखो 6 कर रहा हूँ, 7 कर रहा हूँ, मून नीचे आता जा रहा है। वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा वैल्यू, मून नीचे आता जा रहा है। दिख रहा है आपको? CT जो है ना, यहाँ पे लेफ्ट प्रॉपर्टी के साथ हम लोग डील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया, लेट से मैंने डाल दिया 5 पिक्सल, तो देख सकते हैं CT हल्का सा लेफ्ट की तरफ चला गया। अब देख सकते हैं ये CT लेफ्ट की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, वैल्यू अगर बढ़ाते हैं इसका तो CT राइट आ रहा है। ठीक है, राइट के साइड मूव करता जा रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग ना स्क्रॉल के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, आइए इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और अपने कोड एडिटर की तरफ चलते हैं। मैं लिख रहा हूँ कि मून के स्टाइल के अंदर जो टॉप लिखा हुआ है ना, जो भी स्क्रॉल का वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से और उसमें उतना पिक्सल ऐड कर दो। ठीक है, मैं जैसे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ मून नीचे आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। इसे थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। ये सेम चीज़ हमें टेक्स्ट के साथ भी करना है, तो चलिए टेक्स्ट के साथ भी अप्लाई करते हैं। जो भी हीरो टेक्स्ट है उसके स्टाइल में हमें मार्जिन टॉप ऐड कर दूँ। ठीक है, देखिए हम लोग इसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये नीचे जा रहा है और फिर हमें नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसे हम लोग एक चीज़ से फिक्स कर सकते हैं। अपने कोड में चलते हैं और जो हमारा डिव टैग था मेन के अंदर, कुछ मार्जिन डाला हुआ है, इस मार्जिन को हटा देते हैं। ठीक है, और पैडिंग में उसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 92 पिक्सल। ठीक है, टॉप से पैडिंग रहेगा, लेफ्ट राइट से नहीं रहेगा। ठीक है, इसे सेव करते हैं। अभी देखते हैं, ये अब नहीं दिखाई दे रहा हमें। ठीक है, ये मून नीचे आकर के गायब हो जा रहा है, टेक्स्ट भी नीचे आकर के गायब हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरह में CT जो है लेफ़्ट वाले और राइट वाले के साथ भी डील करना है। ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ CT लेफ़्ट और नीचे करता हूँ CT राइट, और इसके टॉप वैल्यू को मॉडिफाई करने के बजाय मैं इसका लेफ़्ट वैल्यू मॉडिफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने CT लेफ़्ट में भी लगा दिया और CT राइट में भी इसका वैल्यू को बढ़ा दे रहे हैं। अभी देखते हैं ये स्क्रॉल करने पे कैसा दिखता है। देख सकते हैं आप, हम लोगों ने ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ों को अचीव कर लिया। ग्रेट। ये जो थोड़ा फास्ट हो रहा है ना, इसे स्लो करते हैं। यहाँ पे जो मैं वैल्यू इसका बढ़ा दे रहा हूँ, डायरेक्ट 2 कर दे रहा हूँ। मैं इसे कर देता हूँ 0.8 पिक्सल। जो हमारा जो टेक्स्ट है उसे कर लेते हैं 1 पिक्सल। यहाँ पे वैल्यू सेट कर लेते हैं 1.2 एंड 1.2। ठीक है, इसे सेव करते हैं। अभी देखते हैं इसे स्क्रॉल करके कैसा दिख रहा है। ब्यूटीफुल। ठीक है, ये हो चुका है जैसा हमें चाहिए था। यहाँ पे पैडिंग थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो चलिए पैडिंग फिट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। अभी देखते हैं पैडिंग कैसा दिख रहा है। ठीक है, बेटर है। आपको और ज़्यादा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं ही बढ़ा देता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ 48 पिक्सल। ठीक है, बेटर है। ग्रेट। अब आइए इसे देखते हैं कि आप इस सेम पेज को गिटहब पे फ्री में कैसे होस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा github.com पे। ठीक है, आपने अगर पहले कभी अकाउंट नहीं बना रखा है गिटहब पे, तो आप गिटहब पे जाकर के एक नया अकाउंट बना लें। उसके बाद आप न्यू में जाएं, एक रिपोजिटरी क्रिएट करें। मैंने इसका नाम लेट से दे दिया मून सिटी। जो भी आपको अपने रिपोजिटरी का नाम देना है आप वो दे दें। उसके बाद आपको लास्ट में लिखना है .github.io। आप यहाँ पे कोई भी नाम सेट कर सकते हैं, XYZ, ABC, मून सिटी, फैसिनेटिंग सिटी, जो भी आपको मन करे यहाँ पे आप नाम सेट कर लें, लेकिन लास्ट में होना चाहिए .github.io। ठीक है,
उसके बाद अगर आप यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना आप सिंपली यहाँ पर आकर के क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आकर के आप अपलोड एंड एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपना यहाँ पे फाइल अपलोड कर लीजिए। इस फाइल के अंदर जितने भी चीज़ें हैं तो मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा और सिंपली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। मैं यहाँ पर आकर के इसे ड्रॉप कर दूँगा। ये सारे फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, वेट कर लेते हैं, इसे अपलोड होने देते हैं। ये सारे फाइल जब अपलोड हो जाए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कोई कमिट मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना आप सिंपली यहाँ पे कमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे कमिट हो गई। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। उसके बाद आपने जो भी फाइल बनाए हैं आपको यहाँ पे सारे लिस्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब आपका फाइल यहाँ पे गिटहब पे अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग पे क्लिक कीजिए। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको जाना है पेजेस में। पेजेस में जाने के बाद आपको यहाँ चूज़ करना है मेन ब्रांच। ठीक है, और यहाँ पे कर देना है आपको सेव। आपको थोड़ा देर वेट करना है, पेज को रिफ़्रेश करते रहना है। आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ही एक लिंक मिल जाएगी। मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक लिंक मिल चुका है। ठीक है, मैं विजिट साइट पे सिंपली क्लिक करूँगा और ये मुझे मेरे वेब पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लर्न कोडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे साइट भी आपको दिया हुआ है और इस साइट को आप जिसे चाहें आप शेयर कर सकते हैं। मैं इस साइट का लिंक और इस रिपोजिटरी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर के कोड को चेकआउट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर इसमें कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ऐसे और भी वीडियो लेकर के आने की कोशिश करूँगा। हमारे चैनल पे पहले से एक CSS का वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से जा कर के CSS को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आपको और भी डिटेल में CSS का कोई वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे बताएं, मैं खुद ही CSS पे एक वीडियो लेकर के आऊँगा। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।